जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 6th प्रैक्टिस सेट के साथ में। और यहां पर इसके हमारे 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं एनवायरनमेंट के और चैनल पर लगभग 45 से 50 क्लासेस आ चुकी हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी वीडियोज़ को आप लोग एक बार जरूर देख लें। 30 में से 30 नंबर की तैयारी हम लोगों ने यहाँ पर करा दी है, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं सभी क्लासेस को तो आप 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी। भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि सर आप ऑप्शन मत बोला कीजिए, कृपया कर उसका आंसर डायरेक्ट बताया कीजिए। तो दोस्तों यदि ऑप्शन नहीं बोलेंगे तो आपको जो ये MCQ टाइप की MCQ की फीलिंग नहीं आएगी। वन लाइनर्स जो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा जैसे वन लाइनर्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर MCQ है तो इनके जो है ऑप्शन बोलना जरूरी है ताकि आप लोग अपना जो आंसर रहता है उस आंसर को आप लोग सोच सकें कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 1984, 1894, 1784 या फिर 1794 में। तो भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी, तो यहाँ पर भारत में वन नीति अपनाई गई थी 1894 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है वनों का संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, आवा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ये वन नीति जो 1894 में अपनाई गई थी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर वनों का संरक्षण एवं राजस्व प्राप्ति, वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उस लकड़ी को बेचकर या फिर उस लकड़ी का सामान बना के उससे राजस्व की प्राप्ति करना, ये दोनों उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों हम बात करें वन नीति 1894 की, तो ये वन नीति इसका प्रमुख जो उद्देश्य था सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना, जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य यह नीति प्रख्यात थी। ठीक है, इसमें 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं। कब कब, तो एक बार किया गया यहाँ पर 1952 में और दूसरी बार जो संशोधन किया गया 1988 में। तो जो दूसरी बार संशोधन किया गया 1988 में, ये वन नीति वर्तमान में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के कितने राज्यों में कार्यरत है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के कितने राज्यों में कार्यरत है, तो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के 10 राज्यों में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के 10 राज्यों में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है तो योग है, साधना है, आयुर्वेद है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सदियों से भारतीय अपने घर आंगन में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि लगाते आए हैं, या फिर सदियों से भारतीय अपने आंगन में निम्न औषधि लगाते हैं। तो अदरक लगाते हैं, तो अदरक तो खेतों में लगाते हैं, आंगन में हो सकता है कोई लगा लेता हो, लेकिन अदरक को आंगन में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तुलसी लगाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सदियों से भारतीय अपने आंगन में अपने छतों पर जो है तुलसी का पौधा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा आपको लगा हुआ मिलेगा ही, तो आप लोगों के घर में भी लगा है, यदि नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ठीक है, निम्नलिखित में से। तो परंपरागत स्रोत की बात हो रही है तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा एक परंपरागत स्रोत बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन सी है जल विद्युत या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हमारे यहाँ पर अब 2 ऑप्शन हमें यहाँ सही लग रहे हैं। एक प्रकार से तापीय ऊर्जा भी सही हो सकता है और जीवाश्म ईंधन भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जो हम आंसर टेक करेंगे, जो करेक्ट आंसर वहाँ पर हम मार्क करके आएंगे
वो होगा अपना जीवाश्म ईंधन ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, ठीक है। यदि हम तापीय ऊर्जा की बात करें, तापीय ऊर्जा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, कोयले से प्राप्त की जा सकती है, पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त की जा सकती है, यूरेनियम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन में ये सभी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम को छोड़कर जीवाश्म ईंधन में सभी तापीय जो पदार्थ होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 से प्रैक्टिस सेट का और ऐसे वीडियो का 7वां क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है लकड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है किसी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। किसी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है तो भावनाओं की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, या फिर आ और व दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है हमें समर्पण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समर्पण की आवश्यकता क्यों होती है? यदि आप वर्ग 3 में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ समर्पित करना पड़ेगा। क्या समर्पित करना पड़ेगा? तो आपको अपनी भावनाओं का भी समर्पण करना पड़ेगा, आपके शौकों का भी समर्पण करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके सबसे जो प्रमुख है समय का आपको समर्पण करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप स्टडी करेंगे और स्टडी करके अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे वर्ग 3 एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, समर्पण आवश्यक होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और वो आप डिजिटल लगा पाएंगे तो परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिन्हें आप लगा सकते हैं। 279 रुपये की टेस्ट सीरीज जिसे आप मात्र 168 रुपये में परचेस कर सकते हैं हमारे प्रोमो कोड का उपयोग करके SOFTGOV40। इस प्रोमो कोड को आपको याद करना है, इसे अप्लाई करते ही आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है दीमक के द्वारा बनाया जाता है। तो दीमक के द्वारा क्या बनाया जाता है? मकान बनाया जाता है, तो हो सकता है बनाया जाता हो, जाला बनाया जाता है, बॉम्ब भी बनाया जाता है, या फिर बिल बनाया जाता है। तो दीमक के द्वारा बनाया जाने वाला जो घर होता है जिसमें दीमक रहती है उसे हम बोलते हैं बॉम्ब भी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नवजात शिशु को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है। नवजात शिशु को प्रतिदिन ऊर्जा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 700 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, या फिर 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो नवजात शिशु को प्रतिदिन आवश्यकता होती है 500 कैलोरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है ग्लूकोज और चीनी का सरल रूप है। तो दोस्तों ग्लूकोज और चीनी का सरल रूप क्या है ये आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो ग्लूकोज और चीनी का जो सरल रूप है वो हो जाते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है सतही जल कहलाता है। सतही जल कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? 4 फीट तक के जल को कहा जाता है जो धरती में जमीन में पाया जाता है। 4 फीट नीचे का जल, 2 फीट नीचे का जल, 3 फीट नीचे के जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं? क्योंकि जो सतही जल होता है वह नीचे तक का जल नहीं होता है बल्कि जो बरसात से प्राप्त होने वाला जल होता है, ठीक है, नदियों में बहता है, तालाबों में रहता है, वो हमारा सतही जल होता है। इसके अलावा धरातलीय जल होता है जो जमीन से लगभग 10-20 फीट की गहराई पर, 40 और 50 फीट की गहराई पर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड कीटनाशी के उपयोग से जल में कमी हो जाती है। O2 मतलब ऑक्सीजन की, O4 की, CO2 की, या फिर
2 की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड कीटनाशी के उपयोग से जल में कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है प्रदूषित जल से मानव को बीमारी होती है। प्रदूषित जल से मानव को बीमारी होती है। तो कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर होती हैं प्रदूषित जल से, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हमारा टाइफाइड, डायरिया, पीलिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रदूषित जल से होने वाली ये सभी बीमारियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर टाइफाइड, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी पीलिया। ये सभी जो है प्रदूषित जल के पीने से होती हैं। टाइफाइड के वायरस का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो टाइफाइड का जो होता है यहाँ पर सैमुलेना टाइफी, ये आपको याद रखना है, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है वर्षा जल को भूमि के अंदर संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्षा जल को भूमि के अंदर संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है, प्रोजेक्ट सभी। तो वर्षा जल को भूमि के अंदर जो है उसे संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से की जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो यहाँ पर बड़े बड़े कुओं को खोद कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती सकती है, जिससे बरसात का पानी जमीन के अंदर भेजा जा सके, या फिर छतों का जो जल होता है उन छतों के जल को एक पाइपलाइन के जरिए जमीन में किसी बोरवेल के द्वारा भेजा जा सकता है, जिसके द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है नदियों की दिशा परिवर्तित कर दोनों और कुएं बनाए नदियों की दिशा परिवर्तित कर दोनों और कुएं बनाने की विधि को तमिलनाडु में कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे ये तमिलनाडु का क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में आपके, तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जेल पहरी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें यदि आप लोगों ने में से किसी ने दिया होगा तो आप देख सकते हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी राज्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आपको आंसर याद रखना है। नदियों की दिशा परिवर्तित कर दोनों ओर कुएं बनाने की विधि को तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टेप्पाकुलम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य है। तो बहुत ही सिंपल सा और सरल सा उद्देश्य होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना। तो देख लेते हैं हम कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए लगभग सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। भूमिगत जल के गुणों में सुधार करना, जल संग्रहण करना, बिल्कुल भूमि कारण का अति जल प्रवाह को रोकना। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 पृथ्वी के 3 मंडलों में जल के आवागमन को कहते हैं। पृथ्वी के 3 मंडलों में जल के आवागमन को कहते हैं। तो वर्षा कहते हैं, ठीक है, वर्षण कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, या फिर वायु चक्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं इसे हम? ऑप्शन सा जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी के 3 मंडलों में जो जल का आवागमन होता है उसे हम कहते हैं जल चक्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए। अब जल के आवागमन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो समुद्र का जल होता है, तालाबों का जल होता है, जलाशयों का जल होता है, ये जो जल ये वायुमंडल में भाप बन के आसमान में जल के रूप में एकत्रित होता है, वहां से फिर से दोबारा जल बनता है और वो जल यहाँ पर पृथ्वी पर बरसात लाता है। तो ये जल इस प्रकार से जल का आवागमन होता है तीनों मंडलों में, इसे हम जल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है बीमारी के कारण होते हैं जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक या फिर उपर्युक्त सभी। तो किसी भी बीमारी की ये सभी कारक हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैविक कारक भी होते हैं, रासायनिक कारक भी होते हैं और भौतिक कारक भी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देश से जुड़ने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? प्रदेश से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, प्रादेशिक राजमार्ग कहते हैं, जिला एवं ग्रामीण सड़कें कहते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रदेश से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? प्रादेशिक राजमार्ग कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21
मुंबई में खोले गए सूती वस्त्र उद्योग के संस्थापक हैं। मुंबई में खोले गए सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने के संस्थापक हैं रमेश चंद्र, नानाभाई डावर, सुरेंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई में खोले गए सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नानाभाई डावर। ठीक है, नानाभाई डावर जो है मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग कारखाने के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की संज्ञा किस शहर को दी जाती है। भारत में सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की संज्ञा किस शहर को प्रदान की गई है, गुजरात को, मुंबई को, दिल्ली को या फिर अहमदाबाद को। तो इसका जो आंसर है अहमदाबाद को, ऑप्शन सी। ठीक है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23 लिखा है, नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण, ऊर्जा की प्राप्ति, नाइट्राइड का ऑक्सीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो नाइट्रीकरण के कारण के अंतर्गत क्या होता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को सुधारने के लिए या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विनाइट्रीकरण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है विनाइट्रीकरण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25, हिमालय का आंतरिक भाग मुख्यतः सैलों का बना हुआ है। हिमालय का आंतरिक भाग मुख्यतः किन सैलों का बना हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों का, क्वार्टराइट का या फिर यहाँ पर ग्रेनाइट का। तो हिमालय का जो आंतरिक भाग है वह मुख्यतः किन सैलों का बना हुआ है, वो बना हुआ है यहाँ पर ग्रेनाइट का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 प्रैक्टिस सेट का और क्वेश्चन 26 इस वीडियो का। पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा से इन सभी का विकास होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, भावनात्मक पक्ष का विकास करना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, इसका भी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है, पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है सरकारी संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान, अधिनियम तथा कानून या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये जो है सरकारी संस्थान हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थान एनजीओ हो या फिर अधिनियम तथा कानून हो, ये सभी पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है। ये सभी अपने स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण समस्या है भारत की समस्या है, विश्व की समस्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्या है या फिर चीन की समस्या है। तो पर्यावरण संरक्षण समस्या है, तो ये पूरे विश्व की समस्या है। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ है। तो किस संशोधन में पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या आंसर यहाँ पर होगा हमारा। तो यह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें अनुच्छेद 1972 में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यहाँ पर एक और नए चैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हमारा चैनल है नया यूट्यूब चैनल द बुंदेली राइडर। इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।